नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं कड़क बतकही। और इस बार बात पश्चिम बंगाल के चुनावों पर, क्योंकि चुनाव आयोग ने डेट्स का अनाउंस कर दिया है और इसके बाद इसके साथ जो राजनीतिक प्रेशर होता है चुनाव जीतने का, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये प्रेशर ज्यादातर जो दिखाई दे रहा है वो ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं इस बार उनका किला ढह ना जाए। और शायद यही कारण है कि जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं, झल्लाट सामने आ रही है, वो किसी से छिपाई नहीं छिप रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति फिर से उबाल पर है। एक तरफ है ममता बनर्जी जो पिछले एक दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज है, तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो हर हाल में इस किले को फतेह करना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार दीदी पर कितना प्रेशर है अपनी सल्तनत बचाने का, और क्या बीजेपी ने उन्हें रणनीतिक तरीके से पूरी तरह से घेर लिया है, और क्या बंगाल की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। इस जो आप बतकही देख रहे हो, कड़क बतकही, इसमें मैं आपको यही समझाने की इनके इसका पूरा सियासी मुकाबले का विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत, क्योंकि प्रेशर की बात है कि ममता बनर्जी पर कितना प्रेशर है, तो इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि शुवेंदु अधिकारी जो एलओपी हैं, यानी कि विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने ममता बनर्जी के सामने चुनावी ताल ठोक दी है। यानी कि भवानीपुर सीट से जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, पिछली बार भी नंदीग्राम जो ममता बनर्जी अपना गढ़ जिसको समझ रही थी, उसको ढहाने का काम किया था शुवेंदु अधिकारी ने। ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हरा दिया था, और भवानीपुर सीट से भी बड़ा मुश्किल से बहुत अच्छी जीत नहीं कही जा सकती। अगर पिछली बार की देखें तो ममता बनर्जी जीती थी 58,000 वोटों से जीती थी। लेकिन अगर उस जीत को देखें तो उसके भी मैं विश्लेषण करूंगा, उसको भी आप समझेंगे। लेकिन अब जो स्थिति है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझे तो 34 साल का लेफ्ट का शासन रहा था। इतिहास बदल दिया था ममता बनर्जी ने उस लेफ्ट के शासन को उखाड़कर। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये वो करके दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और तब से लेकर अब तक ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। लेकिन इस मजबूत किले को कभी ना कभी तो चुनौती मिलती है। कोई भी मजबूत किला हो, उसको चुनौती मिलती है, और इस बार जो चुनौती है वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। और इसी वजह से ममता बनर्जी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। 2014 तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नाम लेवा कोई नहीं था। कोई बहुत बड़ी सियासी ताकत बीजेपी को इस तौर पर नहीं देखा जाता था। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने चौंकाते हुए शानदार प्रदर्शन किया था, और बंगाल की राजनीति को अपनी आक्रामक रणनीति से बीजेपी ने पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, या परिवर्तन का नारा जिस तरह से जोर शोर से उठाया, वहीं से शुरू हो गया था ममता बनर्जी के खिलाफ असली खेला। तो इसलिए वो मुद्दे जिन्होंने बीजेपी को उठाने का काम किया, ममता बनर्जी को लगातार दबाव में लाने का काम किया, और जो बीजेपी जिनके कारण से ममता बनर्जी को घेर रही है, वो समझनी चाहिए। वो है कानून व्यवस्था और हिंसा। पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा हर किसी की जुबान पर है कि जिस तरह से वहां कानून व्यवस्था को रीला जाता है, और हिंसा के नाम पर किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह का ज्यादती या कोई लिमिट नहीं होती, उसको क्रॉस कर दिया जाता है। क्योंकि बीजेपी का तो ये भी कहना है कि केवल हिंसा नहीं, राजनीतिक हिंसा अपने चरम पर है। क्योंकि राजनीतिक विरोधियों को किस तरह से टीएमसी के लोग सरकार के संरक्षण से, जो गुंडे मवाली लोग हैं, वो किस तरह से राजनीतिक हिंसा करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टारगेट करते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाला भी रहा, कोयला घोटाला जैसा मुद्दा भी रहा। ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है। और इसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा है तुष्टीकरण की राजनीति। बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों की भी कार्रवाई लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चल रही है, और वो लोग हैं जो ज्यादातर
ममता के करीबी हैं, जिसने लगातार ममता को टेंशन में ला दिया। पिछली बार की जो तस्वीर है कि ममता बनर्जी खुद अपने डीजीपी को लेकर पहुंच गई थी, जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि अगर ममता बनर्जी के बारे में भी अगर बात की जाए तो ममता दीदी भी बहुत जल्दी हार मानने वालों में से नहीं मानी जाती, बहुत जुझारू नेता को मानी जाती हैं। और यही कारण है कि जो वो उनकी जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है कि बाहरी बनाम बंगाली उन्होंने नैरेटिव दे रखा है। पिछली बार भी ये नैरेटिव देखने को मिला और लोगों ने उसको हाथों हाथ में लिया। लोकल पहचान और संस्कृति पर वो जोर देती हुई नजर आती हैं। गरीबों और महिलाओं के लिए वो योजना लेकर आई है। सीधे जनता से कनेक्शन उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। लेकिन इस बार जो बाहरी बनाम बंगाली का जो मुद्दा उन्होंने उठाया और जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं सुनील बंसल, जो इस बार पश्चिम बंगाल की कमान संभाले हुए हैं, जिन्होंने बीजेपी संगठन में जान फूंकने का काम किया, ममता बनर्जी ने उनको ही टारगेट पे ले लिया। संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं सुनील बंसल। तो ममता बनर्जी ने कहा था कि जिसका नाम सू है और जिसका शुरुआत सू से होती है, सा से होती है और ला पर खत्म होता है, ऐसे करके उनको टारगेट किया था। वो बाहरी उनको बताया। हालांकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि सुनील बंसल राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। और शायद यही कारण था कि ममता बनर्जी इसमें मात खा गई कि सुनील बंसल पैतृक जो घर है, उनका मूल आवास है, वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। तो ममता बनर्जी का ये खेल तो यहाँ पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि सुनील बंसल जो अभी कमान संभाल रहे हैं वो पश्चिम बंगाल से ही नाता रखते हैं। हालांकि ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करती है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और बार बार यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार वो सच में प्रेशर में है, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर हुआ है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन एसआईआर के खिलाफ करती आ रही है। हालांकि एसआईआर केरल में भी, एसआईआर तमिलनाडु में भी हुआ। ये वो प्रदेश है जहां पर नॉन बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर इतना विरोध नहीं हुआ जितना ममता बनर्जी ने किया। तो इससे भी लोगों के मन में ये जिज्ञासा आती है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस बार पहले से कहीं ज्यादा प्रेशर में है। और शायद यही कारण है कि उनकी झल्लाट बार बार दिखाई दे रही है, क्योंकि ये चुनावी मुकाबला जो पश्चिम बंगाल का, वो अब एक तरफा नहीं रहा। उसका एक रीजन है बीजेपी का संगठन, सुनील बंसल और अब जो चुनाव प्रभारी बनाए गए भूपेंद्र यादव, वो मजबूती के तौर पर दिखाई दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीति है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और अब जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और जो कायस्थ वोट है जैसे वो ताल्लुक रखते हैं, और जो बिहार का वोट है वो बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में है। तो पूरी एक रणनीति बीजेपी की साफ तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर दिखाई दे रही है। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इसमें सबसे जो दिलचस्प है वो यही, मैंने पहले ही बताया कि भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी ने ताल ठोक दिया ममता बनर्जी के सामने। पहले भी नंदीग्राम से आ चुकी थी और सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी ने उनको शुवेंदु अधिकारी को नहीं बोला ताल ठोकने के लिए, उन्होंने खुद अपनी इच्छा जाहिर की कि वो ममता बनर्जी के सामने आना चाहते हैं। ये रणनीति है, एक रणनीति के तहत। और पार्टी ने उनकी बात को स्वीकार किया, क्योंकि ममता को उसके गढ़ में घेरना बहुत जरूरी है। और ममता बनर्जी भी जानती हैं कि शुवेंदु अगर उनके सामने है तो कहीं नंदीग्राम की तरह उनको हार का सामना न करना पड़े। और शायद यही कारण है कि उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त जो फिराद हकीम है कोलकाता के मेयर, उसको भवानीपुर सीट का जिम्मा दे दिया टीएमसी की तरफ से कि वो कार्यकर्ताओं को संभाले। और शायद यही कारण है कि फिराद हकीम घर घर जाने को मजबूर हो रहा है भवानीपुर सीट पर। अगर भवानीपुर सीट की मैं बात करूं तो 58,000 से वोटों से पहले वो जीती थी। लेकिन इस बार बेहद दिलचस्प है कि 44,000 वोट तो एसआईआर में कट चुके हैं जो फर्जी थे, 44,000 वोट। और अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूं और लोकसभा चुनाव में अगर इस सीट का आंकड़ा देखें, भवानीपुर सीट का, तो मात्र 8,000 की लीडिंग रही। तो ये चिंता बढ़ाने वाली बातें हैं, चिंता बढ़ाने वाले पॉइंट्स हैं ममता बनर्जी के लिए। और इसी वजह से लगातार बीजेपी अब नारा लगा रही है कि 4 मई को रिजल्ट आना है। और वह नारा लगाना शुरू हो गया, 4 मई दीदी गई। अब ये तो जनता तय करेगी कि 4 मई दीदी गई चरितार्थ होता है कि नहीं होता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़ी रणनीतिक जो पहले चूकें हुई उनको सही करने का काम किया। क्योंकि पहले जय श्री राम, बीजेपी की तो पहचान भी जय श्री राम के नारे से लगाई जाती है, लेकिन इस बार ये मैसेज दिया गया कि जय श्री राम का नारा नहीं, जय मां काली का नारा लगना चाहिए, जो शक्ति की उपासक हैं और जो पश्चिम बंगाल की पहचान है, पश्चिम बंगाल जिसकी पूजा करता है। तो जय मां काली का उद्घोष होना चाहिए। क्योंकि त्रिपुरा में भी देखा था आपने कि चलो पलटाई का नारा किस तरह से लोगों ने हाथों हाथ लिया।
तो इसी वजह से इस बार 4 मई दीदी गई का नारा दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो चुनाव आयोग ने जो चिंता बढ़ाई है ममता बनर्जी की, वो ये कि बड़े पैमाने पर बड़े अधिकारियों के तबादले रातों रात चुनाव आयोग ने कर दिए, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे गृह सचिव हो, मुख्य सचिव हो, सबको। और वो उनको भी राज्य से बाहर की ड्यूटी देती है, यानी राज्य में उनको रहना नहीं और चुनाव के किसी काम में नहीं लगाना। हालांकि ममता बनर्जी ने पिछली बार ऐसे ही एक नारा जो प्रधानमंत्री ने व्यंग किया था, दीदी हो दीदी, उसको अपने फेवर में बदलने का काम किया। तो यही कारण है कि इस बार बीजेपी हर पॉइंट्स पर फूक फूक कर कदम रख रही है कि ममता बनर्जी किसी भी तरह से किसी भी चूक का फायदा ना उठा पाए। पैरामिलिट्री फोर्स भी पिछली बार जो राजनीतिक हिंसा देखने को मिली कि वोटिंग होने के बाद पैरामिलिट्री फोर्स उन केंद्रों पर चली जाती है जहां पर वोटिंग मशीन रखी रहती है। तो इस बार चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि रिजल्ट तक और उसके अगले एक हफ्ते तक पैरामिलिट्री फोर्सेस उन्हीं इलाकों में तैनात रहेंगी जिससे लोगों में डर ना रहे, जिससे लोगों में सुरक्षा की जो भावना है वो बनी रहे और वो निसंकोच बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपना वोट दे सके। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बीजेपी लगातार कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो हर बार कुछ ना कुछ करके अपनी सत्ता को बचाने का काम करती है और यही कारण है कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इस बार ममता बनर्जी पर कोई भी व्यक्तिगत आरोप न लगाया जाए जिससे ममता उसे अपने फेवर में न बदल जाए। जो लोकल कैंडिडेट्स होंगे, जो मंत्री हैं ममता सरकार के, जो नेता हैं, उनको फोकस करना और राज्य सरकार के कामों पर फोकस करना, जो डर, हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोप है उनको प्रमुखता से उठाना, ये बीजेपी ने इस बार फोकस किया है। और जो लोकल नेता है उनको आगे करना, राष्ट्रीय नेताओं को थोड़ा पीछे रख के लोकल नेताओं को, जिससे बाहरी बनाम भीतरी का जो नारा है, जो नैरेटिव है वो सेट ना हो पाए। तो अब देखना ये होगा क्या दीदी फिर से अपना किला बचा पाएंगी या बंगाल में बदलाव की आंधी आएगी।